जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद संजू एसटीएल यूट्यूब चैनल में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। सभी आपने जितने भी अभी तक वीडियो देखी होंगी सबसे अलग वीडियो और सबसे इफेक्टिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। जो एमपीएसबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होने वाला है सामान्य प्रबंधन का, मैं आपको यहाँ पर अभी एक पीडीएफ है, इसमें 200 क्वेश्चन है। अभी इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इसमें कौन कौन से भी टॉपिक मैंने उठाए इसमें इसमें कौन कौन से हैं, तो प्रबंधन का परिचय और उद्देश्य, प्रबंधन की प्रकृति, स्तर और क्षेत्र, प्रबंधन की विचारधारा, अवधारणाएं, वर्तमान प्रवृत्तियाँ, परिवर्तन का प्रबंधन, प्रबंधन के सिद्धांत और तकनीकें, व्यावसायिक वातावरण और प्लानिंग के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अभी अपन 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। ठीक है, आप बस देखिएगा, बेहतरीन कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको यही देखना है। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा कोर्स देखते रहें, और टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम और सबसे सस्ते तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये एफ टेलर के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, एफ टेलर। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक भी एफ टेलर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मानना है ये क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक अगर बोलेगा तो एफ टेलर आपको मानना है। प्रशासनिक प्रबंधन का जनक बोलेगा तो हेनरी फेयोल को मानना है। और इसके अलावा नौकरशाही प्रबंधन का अगर बोलेगा तो नौकरशाही प्रबंधन का जनक आपको बोलना है मैक्स वेबर। ठीक है, नौकरशाही प्रबंधन का जनक कौन है, तो मैक्स वेबर हैं। ये तीनों फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेलिंग भी देख लीजिए। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एफ टेलर बोला जाता है। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य को न्यूनतम लागत और अधिकतम दक्षता से करने पर बल दिया था। ठीक, मतलब कम से कम लागत रखें और अधिक से अधिक आपको परिणाम मिले। ठीक है, सब्जी बनाने का मैंने आपको हमेशा बताया है, मतलब कम से कम तेल यूज़ करिए, कम से कम मसाला यूज़ करिए, लेकिन उसका टेस्ट एक नंबर होना चाहिए। ये सब्जी कौन बनाते थे ऐसे, तो एफ टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक, प्रशासनिक के हेनरी फेयोल, और नौकरशाही प्रबंधन के कौन है, मैक्स वेबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन दूसरे से काम करवाने की कला है, ये किसने बोला था। यह प्रबंधन की किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। ये पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत आता है। और प्रबंधन दूसरे से काम करवाने की कला है, ये एक्चुअली में बोला किसने था, तो ये बोला था मेरे भाई, आपको बताना है, हेराल्ड कुंज ने बोला था, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी अपन वो भी देख लेते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण में प्रबंधन को केवल दूसरे से बलपूर्वक या औपचारिक सत्ता द्वारा काम लेने की कला माना जाता था। इसमें मानवीय पहलुओं की उपेक्षा की जाती थी। दूसरे से काम करवाने की कला ही प्रबंधन होती है। ये पारंपरिक अवधारणा है। ठीक है, अगला है, प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्य, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोण शामिल होता है। तो इसमें होता है भाई, आप सर्वाइव करेंगे, प्रॉफिट करेंगे और ग्रोथ करेंगे। ठीक है, किसी भी संगठन के ये मेन जो है ऑब्जेक्टिव है, इन्हें जो बोला जाता है, ये जो है ट्रायंगल्स बोला जाता है। प्रबंधन के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी, लाभ कमाएगी और विकास करेगी, ग्रोथ करेगी। किसी भी संगठन के यही ऑब्जेक्टिव होंगे होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी है। किसी भी व्यावसायिक संगठन के 3 बुनियादी उद्देश्य होते हैं, आर्थिक उद्देश्य होते हैं। इसमें पहले बाजार में टिके रहना, लागत निकालना, जैसे फिर मतलब इसको सर्वाइव करना। बाजार में पहले वो टिकेगा, उसके बाद तो वो जो है लाभ वगैरह कमा पाएगा, फिर वो लाभ कमाएगा और उससे क्या होगा, उसका आर्थिक विकास होगा। यही है संगठन के ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, समाज के वंचित वर्गों को रोजगार देना, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन तकनीक अपनाना, ये प्रबंधन का कौन सा है, तो समाज से संबंधित है। ये सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल देखना नहीं है इसमें, बिल्कुल आंसर लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और पदोन्नति के अवसर प्रदान करना प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य है। तो भाई, प्रमोशन किसका होगा, वेतन किसको मिलेगा, एक व्यक्ति को मिलेगा ना, तो ये व्यक्तिगत और मानवीय उद्देश्य है। और मानवीय मानवीय हालांकि अभी आगे पढ़ेंगे, मेयो के बारे में पढ़ेंगे। अगला है, प्रबंधन को कला क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत कुशलता होती है, व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रबंधन को एक कला, एक आर्ट माना जाता है। और एक मैं आपको बता दूं, एक आपको ट्रिक बताता हूं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है प्रबंधन में, तो जो बहुत बड़ा होगा ऑप्शन, जो बड़ा होगा और जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया होगा, तो 90% केस में वही आंसर माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए छोटी सी ट्रिक है, लेकिन 90% में, 10% में आप धोखा भी खा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन को अपूर्ण विज्ञान क्यों कहा जाता है। भाई विज्ञान, ये अपूर्ण विज्ञान नहीं है। प्रबंधन को एक्चुअली में व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। मतलब अपूर्ण विज्ञान क्यों है, क्योंकि विज्ञान का एक सिद्धांत होता है यार। एक विज्ञान का
प्रूफ होता है अपने आप में, लेकिन प्रबंधन का कोई सिद्धांत नहीं है। अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है, और इंग्लैंड में अलग है, चीन में अलग टाइप के प्रबंधन करते हैं, ठीक है। प्रबंधन जो है वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत सारा सामाजिक सांस्कृतिक वहाँ के हिसाब से भी जो है प्रबंधन करना पड़ता है। तो प्रबंधन सार्वभौमिक मान्यता प्रबंधन को एक सिद्धांत के तौर पर नहीं है, हर जगह के लिए परिस्थिति जन्य होता है, परिस्थिति के हिसाब से प्रबंधन को बदलना पड़ता है, प्रबंधन की तकनीकें। तो यही है, ये देखिए, क्योंकि इसके सिद्धांत मानवीय व्यवहार पर लागू होते हैं जो परिवर्तनशील हैं, और इसके परिणाम भौतिक विज्ञान की तरह 100% सटीक नहीं होते, ठीक। अगला है, एक पेशे के रूप में प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्तमान में पूरी तरह लागू नहीं होती। तो वैधानिक रूप से अनिवार्य आचार संहिता इसमें प्रबंधन में नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और प्रतिबंध प्रवेश भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप सीधे सीधे समझिए कि प्रबंधन एक पेशे की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि प्रबंधन में अगर कोई एमबीए नहीं किया है ना, एमबीए की डिग्री अगर किसी के पास नहीं है, फिर भी वो एक अच्छा प्रबंधक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसको। क्योंकि प्रबंधन जन्मजात जो है एक मतलब इन बर्थ स्किल भी होती है। प्रबंधन जो मैनेजमेंट होती है, इन बर्थ स्किल भी होती है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पास प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। इसका कहने का मतलब यही है कि इसीलिए ये एक पेशे के रूप में भी वर्तमान में नहीं आ पाया है। डॉक्टर और वकील क्या होते हैं, डॉक्टरी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वकालत के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके जो है आचार संहिता, इनके नियम रेगुलेशन रूल्स सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन प्रबंधन का ऐसा कोई नियम रूल वगैरह नहीं होता है, ठीक। इसलिए अभी जो है वर्तमान में एक पेशे के रूप में बहुत तेज़ी से नहीं उभर रहा है। हालांकि अभी प्रबंधन को एक पेशा बनाया जा रहा है, पेशे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं है ऐसा। अगला है, प्रबंधन का कौन सा स्तर संगठन की समग्र नीति, दीर्घकालिक रणनीति और लक्ष्यों का निर्धारण करता है। देखो, प्रबंधन में होते हैं 3 स्तर। सबसे ऊपर वाला टॉप मैनेजमेंट होता है, फिर नीचे वाला मध्य स्तरीय होता है, और नीचे वाला होता है, सबसे नीचे वाला निम्न स्तरीय, ठीक है। तो जो टॉप लेवल प्रबंधन होता है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, निदेशक मंडल आता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये नीतियाँ बनाते हैं। भाई कोई कंपनी है, उसका जो टॉप वाला होगा वो रूल बनाएगा, नीति बनाएगा। और बीच वाले क्या होते हैं, बीच वाले मतलब विभाग के प्रमुख होते हैं। जैसे वित्त विभाग का कोई प्रमुख हो गया, फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख होते हैं ना, ये लोग होते हैं। ये इन नीतियों को किसको ट्रांसफ़र करते हैं, नीचे वालों को। नीचे वाले में आते हैं सुपरवाइज़र और फोरमैन। फोरमैन भी सुपरवाइज़र टाइप का आदमी होता है। और इनको जो है शॉप फ्लोर भी कहते हैं, फ्लोर टाइप भी कहते हैं इनको। फ्लोर वाले जो डायरेक्ट कर्मियों, जो लेबर होते हैं ना, इनके डायरेक्ट संपर्क में कौन आएगा, नीचे वाले। और यही लोग नीतियों को लागू करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो नीति वगैरह कौन बनाएगा, तो टॉप प्रबंधन बनाएगा, टॉप लेवल प्रबंधन बनाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्ष प्रबंधन द्वारा बनाई गई नीतियों की व्याख्या करना और उन्हें लागू करवाना कौन से प्रबंधन का काम है, तो उन्हें लागू करवाना। शीर्ष प्रबंधन द्वारा बनाई गई नीति उसको कौन ट्रांसफ़र करेगा, भाई मध्य स्तरीय प्रबंधन, अभी अभी मैंने बताया। और उनको लागू करवाना किस प्रबंध की स्तर में आता है, तो लागू करवाते हैं मेन तरीके से जो है सबसे नीचे वाले जो होते हैं, जिन्हें जो है नीचे वाले शॉप फ्लोर वाले करते हैं। लेकिन यहाँ पर शीर्ष प्रबंधन के डायरेक्ट टच में कौन रहता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन। तो यहाँ से आप छांट सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक। अगला है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने बेहतरीन पीडीएफ तैयार की है। देखिए, अभी आपके पास दिन बहुत कम बचे हुए हैं। जो आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है, आप जानते हैं 22 सितंबर से एग्ज़ाम है, और लगभग 3 लाख 2.9 लाख इसमें फॉर्म भरे गए हैं, आज ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। और एक पोस्ट के लिए उसमें बताया गया है कि 130 पर पोस्ट के लिए कंपटीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो है अलग तरीके से कैलकुलेट किया है। मेरे हिसाब से 180 लोग पर कंपटीशन के हिसाब से, पर सीट के हिसाब से कंपटीशन है इसमें। तो आप परंपरागत तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपके लिए मैंने बेहतरीन पीडीएफ बनाई है, और मात्र 60 रुपये में आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। कौन कौन सी आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ गणित वगैरह की नहीं मिलेगी, ठीक है। गणित आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैनेजमेंट की बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी, बूस्टर पीडीएफ। आपको साइंस की बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी, आपको हिंदी की बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी, आपको जीके की बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको कंप्यूटर की बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें मात्र 60 रुपये में ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगी। कहाँ पर मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 7999335202 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। आपको मैं पेमेंट का तरीका बता दूंगा, तुरंत आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और बेहतरीन पीडीएफ है। एमपी अपेक्स बैंक में तहलका मचा दिया था मेरी पीडीएफ ने, पूरा क्वेश्चन छप गया था।
आप टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं। वहाँ पर आइए, आपको टेलीग्राम में बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें फ्री में अवेलेबल करवाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आपको जुड़ना है और वहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगी। कोर्स बिल्कुल नहीं बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। कोर्स नहीं है ये, 60 रुपये में कोई कोर्स नहीं आ जाता, ये पीडीएफ है। और उसमें आपको कितनी पीडीएफ मिल रही है, कंप्यूटर, जीके, हिंदी और आपका मैनेजमेंट, साइंस, 1 2 3 4 5, मतलब 10 रुपये से भी कम में एक पीडीएफ पड़ रही है आपको। एक आधा और बूस्टर पीडीएफ है, ये सारी की सारी डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगी। डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट आएंगी आपके एग्ज़ाम में। आप खुद पहले देख लेना, उसके बाद पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला अपना कार्यक्रम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला है, कार्यस्थल पर सीधे श्रमिकों के संपर्क में रहने वाला और दैनिक कार्य का पर्यवेक्षण करने वाला कौन सा स्तर है। तो भैया सबसे नीचे वाला जो निम्न स्तरीय पर्यवेक्षी और प्रथम पंक्ति वाला जो होता है, सुपरवाइजरी वाला, फोरमैनशिप वाला, यही होता है, ठीक। इसमें कौन कौन आते हैं आपको बता चुका हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन है जो रॉबर्ट एल कॉर्ड्स के अनुसार प्रबंधकों के लिए आवश्यक 3 बुनियादी कौशल कौन से हैं। तो इसके पास तकनीकी टेक्निकल कौशल होना चाहिए, मानवीय कौशल और वैचारिक कौशल भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल होनी चाहिए, किसके अनुसार, तो रॉबर्ट एल कॉर्ड्स के अनुसार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो लड़के फैल भी जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कुल कितने कार्य बताए गए हैं। तो 5 काम बताए गए हैं, और इसका ऑर्डर भी आपको इसी तरह से याद रखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिर कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, मतलब इसमें क्या है, कमांड देना है, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोलिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 हैं हेनरी फेयोल के, ठीक। अगला है लूथर गुलिक पोस्ट कॉर्ब। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो जिसमें मैनेजमेंट आता है। पोस्ट कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब में आपको कुछ भी पूछ ले तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, पी से आएगा प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से आएगा स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से आएगा आपका रिपोर्टिंग और बी से आएगा बजटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोस्ट कॉर्ब। यहाँ पर सी ओ से मतलब होता है कोऑर्डिनेशन से। इसको लूथर गुलिक ने दिया था और इसने इसके तहत 7 नियम दिए थे, ठीक। इसके अलावा हेराल्ड स्मिडी ने पोइम सूत्र दिया था, POIM, पोइम। अगर पूछेगा पोइम किसने दिया था तो स्मिडी महोदय ने दिया था, ठीक है। स्मिडी ने दिया था पोइम। पोएम का पूरा नाम क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन और मेजरिंग, पोएम होता है। पोएम किसने दिया था, स्मिडी ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है आपको। इसके अलावा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक MBO होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये किसने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था, याद रखना किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ये एग्जाम में पूछा भी गया था, पीटर ड्रकर ने। और इसके तहत स्मार्ट टेक्निक अपनाई जाती है, ठीक है। कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, स्मार्ट टेक्निक अपनाई जाती है, ठीक। तो स्मार्ट में आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया था, ए से मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। तो स्मार्ट में एस से क्या होता है भाई, एस से स्पेसिफिक, एम से क्या होता है, एम से होता है आपका मेजरेबल, ए से 2 चीज़ याद रखिएगा, ऑटनेबल या एसेसिबल होता है, एक्सेसिबल होता है, ठीक है। एक्सेसिबल या अचीवेबल, अचीव करने लायक, ठीक है। आर से क्या होता है मेरे भाई, तो आर से होता है रियलिस्टिक और टी से होता है टाइम बाउंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, पीटर ड्रकर ने दिया था। किस बुक में इसका जिक्र किया था इन्होंने, बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, MBO का जिक्र किया था। और इसके तहत MBO की प्रक्रिया को उद्देश्य निर्धारण के लिए स्मार्ट टेक्निक बताया था इन्होंने। और स्मार्ट में एस फॉर आता है स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एटनेबल या अचीवेबल, आर से आता है रियलिस्टिक और टी से आता है टाइम बाउंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बताना चाहूँगा मैं, अगर आपको पूछेगा जंगल सिद्धांत किसने दिया था, तो जंगल सिद्धांत हेराल्ड कुंच ने दिया था। और उसने जंगल सिद्धांत एक बुक में बताया था, द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल। और इसके तहत इसने 6 स्कूलों का वर्णन किया था। द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल में हेराल्ड कुंज ने 6 स्कूलों का वर्णन किया था। इसमें है प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल, अनुभवजन्य स्कूल, मानव व्यवहार स्कूल, सामाजिक प्रणाली स्कूल, निर्णय सिद्धांत स्कूल और गणितीय स्कूल। इन 6 स्कूलों का वर्णन इस किताब में किया था इसने। आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा आराम से, ठीक। आगे बढ़ें अपन, आपको बहुत सारे फैक्ट मैंने बता दिए। अगला है कोऑर्डिनेशन, समन्वय को प्रबंधन का अलग कार्य न मानकर प्रबंधन का सार क्यों कहा जाता है। भाई क्योंकि यह नियोजन से लेकर नियंत्रण तक प्रबंधन के प्रत्येक कार्य और स्तर में अंतर्निहित और अनिवार्य होता है। भाई जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा 2 लोगों के बीच में, तब तक वो काम कैसे करेंगे, ठीक। अगला है
प्रबंधन की प्रणाली अवधारणा सिस्टम अप्रोच संगठन को किस रूप में देखती है? तो संगठन का सिस्टम अप्रोच जो होता है इसको संख्यात्मक अप्रोच भी कहते हैं। मतलब आपका संगठन अलग-अलग यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है? उन यूनिट को सबको एक करना है और एक करके बेहतरीन तरीके से उससे प्रोडक्ट हासिल करना है, यही है भैया। तो ये एक एकीकृत अंतर संबंधी उप प्रणालियों को समग्र तंत्र के रूप में बेहतरीन तरीके से उसको व्यवस्थित कर लेना है, मैंने बताया आपको। अगला है प्रबंधन की आकस्मिकता और परिस्थितिजन्य विचारधारा का मूल मंत्र क्या है? तो मतलब इफ़ देन रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ की जैसी परिस्थिति होगी, जहाँ की जैसी कंडीशन होगी, वहाँ के हिसाब से जो है आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। भाई अरुणाचल प्रदेश का मैनेजमेंट अलग होगा नॉर्थ ईस्ट का, साउथ का मैनेजमेंट अलग होगा, नॉर्थ का मैनेजमेंट अलग होगा, भारत का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, चीन का अलग होगा, पाकिस्तान नल्ला, वहाँ मैनेजमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, बांग्लादेश भी नल्ला होता जा रहा है ना? श्रीलंका में अलग होगा मैनेजमेंट का टाइप, नेपाल में अलग होगा, भूटान में अलग होगा, है ना? तो परिस्थिति के हिसाब से वही कहना चाह रहा है, कोई भी प्रबंधन तकनीक हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती है भैया। उचित तकनीक उस समय की विशिष्ट परिस्थिति पर निर्भर करती है, याद रखना। अगला है जो प्रबंधकीय दक्षता और प्रभावशीलता में मुख्य अंतर क्या होता है? दक्षता का मतलब क्या होता है? कम पैसा में मैक्सिमम लागत, कम संसाधन यूज़ करो और मैक्सिमम जो है प्रोडक्टिव रहो। और प्रभावशीलता का संबंध क्या होता है? सही परिणाम प्राप्त करने से होता है, ठीक? अगला है नवशास्त्रीय विचारधारा। यहाँ पर ये भी देख सकते हो इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है? डूइंग थिंग राइट। और इफ़ेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? डूइंग द राइट थिंग, ठीक है, याद रखना। अगला है जो न्यू क्लासिकल थ्योरी के मुख्य रूप में किस पहलू पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो मानवीय संबंध, औपचारिक समूह और व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर ध्यान दिया जाता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैथॉर्न प्रयोग। इसको मेयो ने किया था, सॉरी लॉर्ड मेयो का नाम याद आ रहा है, मेयो ने किया था हैथॉर्न प्रयोग, ठीक है। ये मानवीय संबंधों से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। एल्टन मेयो ने किया था, मैंने बताया आपको, एल्टन मेयो ने। और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हैथॉर्न प्लांट में एल्टन मेयो और उनके साथियों ने शोध किया था जिसमें मानव संबंध आंदोलन का जन्म हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैथॉर्न प्रयोग का सबसे प्रभावशाली क्या है? तो उत्पादकता केवल भौतिक कार्य दशाओं पर नहीं बल्कि सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध जो होते हैं ना, मनोवैज्ञानिक संबंध, उन पर भी जो है लागू होता है। अगला है मैक्स वेबर, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, नौकरशाही मैक्स वेबर, वैज्ञानिक का एफ.डब्ल्यू. टेलर और प्रशासनिक का हेनरी फेयोल, याद रखना। अगला है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? मैंने पहले ही आपको बताया, एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसने वैज्ञानिक चयन और अंगूठा नियम को वैज्ञानिक विधियों से बदलाव करने की वकालत की थी। अगला है टेलर द्वारा प्रतिपादित जो था मानसिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? मतलब प्रबंधक और श्रमिकों के दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन, सहयोग होना चाहिए आपस में। प्रबंधक और श्रमिकों के बीच एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन, जहां वे संघर्ष के बजाय मैत्री और सहयोग और उत्पादन वृद्धि पर ध्यान दें, ठीक है। अगला है वर्क स्टडी और टाइम स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक मानक काम को पूरा करने के लिए कुशल श्रमिक द्वारा लिया जाने वाला मानक समय क्या होगा? उसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। मोशन स्टडी क्या है? तो काम करने में कितना टाइम ले रहा है, अनावश्यक टाइम तो नहीं ले रहा है, ये सब है मोशन स्टडी, ठीक। अगला है थकान स्टडी, काम करने में उसको कितनी थकान हो रही है, ये सब थकान से उसको आराम भी देना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक मिलता रहे तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और ज़्यादा जो है उत्पादन में ध्यान देगा, यही है। अगला है भैया टेलर की विभेदात्मक कार्य दर, मतलब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या होता है? तो इसमें मानक से अधिक उत्पादन करने वाले कुशल श्रमिक को उच्च दर और मानक से कम काम करने वाले को निम्न दर की मजदूरी। मतलब एक स्टैंडर्ड तय करो, मतलब एक स्टैंडर्ड मतलब हमने कर दिया कि आज आपको 100 आइसक्रीम बनानी है। अगर 100 आइसक्रीम से ऊपर बनाता है तो उसको जो है बोनस देना चाहिए, और 100 आइसक्रीम से नीचे बनाता है तो उसको पैसा काट लेना चाहिए। मतलब अगर आप 100 आइसक्रीम आज बनाओगे तो आपको 1000 मिलेगा, लेकिन 100 आइसक्रीम के जितने भी ऊपर आप बनाओगे तो हर आइसक्रीम में आपको 100 रुपये का आपको बोनस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 आइसक्रीम से नीचे बनाया तो आपको हर आइसक्रीम जितनी आप नीचे बनाओगे उसमें 100 रुपये काट लिया जाएगा। तो ये बताया भैया टेलर का जो है विभेदात्मक कार्यप्रणाली सिद्धांत है ये। अगला है टेलर के कार्यात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत योजना विभाग, जो प्लानिंग इंचार्ज होता है, इसमें कौन सा क्लर्क शामिल नहीं होता? तो इसमें आपका जो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, रूट क्लर्क होता है, स्पीड बॉस होता है,
लेकिन इसमें जो है स्पीड बॉस इसमें नहीं होता, स्पीड बॉस नहीं होता भाई। इसमें समय और लागत क्लर्क भी होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क भी होता है। तो इसमें ये निर्देशक क्लर्क होगा, मार्क क्लर्क होगा, समय लागत क्लर्क भी होता है। ठीक है, इसमें देखिए स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर उत्पादन विभाग के अंतर्गत आते हैं, योजना विभाग में नहीं। ठीक, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपके हैं ना स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर उत्पादन इंस्पेक्टर, ये सब जो है प्रोडक्शन इंचार्ज के रूप में आते हैं। ठीक है, ये प्लानिंग में नहीं आते, प्लानिंग में ये आते हैं निर्देशक, मार्ग और समय और कार्य लागत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। अगला है प्रशासनिक प्रबंधन का जनक कौन है? पहले ही बताया मैंने, हेनरी फेयोल है। इसमें 14 सार्वभौमिक सिद्धांत बताया था। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये भी बताया था भाई, ये 14 जो दृष्टिकोण है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हेनरी फेयोल ने बताया था, मैं ये जो सिद्धांत दे रहा हूँ ये अंतिम नहीं है, इसके बाद भी जो है स्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं। अगला हेनरी फेयोल की प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये मूल रूप से कौन सी भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है, 1916 में लिखी गई थी। ठीक है, और ये नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जेनरली, ये फ्रेंच भाषा में है। फेयोल के 14 सिद्धांतों का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है विशिष्टीकरण प्राप्त करना और कार्य कुशलता में सुधार करना। अगला है फेयोल का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक न्याय संगत, उचित और दोनों पक्षों को संतोष देने वाला होना चाहिए। तो ये आपका पारिश्रमिक का सिद्धांत ही कहता है। ठीक, अगला है फेयोल के अनुसार व्यवस्था का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बताता है? तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। मतलब जहाँ से जो चीज़ उठा रहे हो वो चीज़ को वहीं पर रखो, है ना। आप स्टडी टेबल जिस तरह से डिफाइन करते हो, अपना सिस्टमेटिक वे में रखते हो, उसी तरह से व्यवस्था का सिद्धांत है। ठीक, अगला है समता का सिद्धांत प्रबंधकों के किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है? तो अधीनस्थों के साथ व्यवहार, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से काम करोगे, वही बात है। अगला है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता सिद्धांत का उल्लंघन होने पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो जो श्रम आवर्त दर बढ़ती है, बार बार चयन और प्रशिक्षण पर भारी लागत भी आती है ना, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है फेयोल के सिद्धांत पहल क्षमता का अर्थ क्या है? इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या है? कर्मचारियों को नई योजना सोचने और सुझाव देने का अवसर होना चाहिए, तब तो वो इनिशिएट ले पाएंगे, अच्छी अच्छी योजनाएं बना पाएंगे। अगला है स्प्रिट डी कॉर्प्स सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? मतलब संघ ही शक्ति है, टीम भावना, टीम भावना होनी चाहिए भैया, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। स्पिरिट मतलब इसका क्या है? स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब यही होता है, टीम भावना होनी चाहिए। टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? तो टेलर जो है कारखाने के परिचालन उत्पादन से संबंधित है, जबकि फेयोल शीर्ष प्रशासनिक स्तर से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, टेलर का जो दृष्टिकोण है वो नीचे से ऊपर की ओर था, और हेनरी फेयोल का ऊपर से नीचे था भैया, मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण था, है ना। टेलर का क्या था? वैज्ञानिक था, नीचे से ऊपर जा रहा था। फेयोल का प्रशासनिक था, ऊपर से नीचे आ रहा था, मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर होगा। पीटर ड्रकर पीटर ड्रकर आधुनिक प्रबंधन का गुरु कहा जाता है इन्हें। ठीक है, फादर गुरु ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न जो आधुनिक प्रबंधन है उसका गुरु किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है? जनक। तो पीटर ड्रकर को कहा जाता है। ठीक, अगला है परिवर्तन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ चेंज में कर्ट लेविन का 3 चरणीय मॉडल क्या था? तो अनफ्रीज करो, मतलब कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ है जो बहुत दिन से चल रही है, ठीक है, और वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसको तो पहले हटाओ, फिर उसके बाद उसमें चेंज करो, फिर उसके बाद उसको मूव करो वहाँ से। ठीक है, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रिफ्रीजिंग होगा, सॉरी, चेंजिंग और रिफ्रीजिंग, वही तो कहूँ, ये गड़बड़ हो रहा है। मतलब कि वहाँ से अनफ्रीज़ करो, हटाओ, फिर उसमें चेंजिंग करो, या वहाँ से उसको मूव कर दो, और जब मूव कर दो और अच्छी चीज़ लेके आ जाओ, फिर उसको स्थापित कर दो, रिफ्रीज कर दो, कहने का मतलब है। ठीक, अगला है संगठन में कर्मचारी किसी भी नए परिवर्तन, जैसे नए सॉफ्टवेयर का आना, का प्राथमिक रूप से विरोध क्यों करते हैं? मतलब कोई भी चीज़, आपकी नई चीज़ आपके जीवन में आती है, जैसे प्रबंधन नया है आपके लिए, तो आपके सिलेबस में आया, तो आपको तकलीफ़ हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि फ़ियर ऑफ अननोन, आप उसको नहीं जानते हैं, तो ना जानने का भय है आपके। सुरक्षा की भावना, मतलब आपके कम नंबर आ गए तो प्रबंधन में, मतलब आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, आपकी आदत में नहीं है वो, और इसलिए आपको असुविधा होती है, डर लगता है। यही तो सब सारी चीज़ें हैं। प्रबंधन बड़ा व्यवहारिक है यार, आपके निजी जीवन से है। अगला है परिवर्तन के प्रति कर्मचारियों के विरोध का कम करने का सबसे प्रभावी प्रबंधकीय तरीका क्या होता है, जो परिवर्तन का विरोध ना हो? तो खुला संप्रेषण होना चाहिए, मतलब उनको अपनी बात रखने की आज़ादी दो आप।
कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए भैया, और उचित प्रशिक्षण उनको दो। जो नई चीज़ आई है उसके बारे में, जैसे मैनेजमेंट आपके नए विषय जुड़ा गया है तो उसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से हमारी पीडीएफ जो दी जा रही है उसको अच्छे से रीड करो, आपको बढ़िया होगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा पीडीएफ ज़रूर ले लेना आप। 7999335202 पर आप मुझे जो है व्हाट्सएप करिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी। बेहतरीन पीडीएफ है और बढ़िया मार्गदर्शन भी आपको मिल जाएगा। तो यही है, अगर कोई चेंज होता है तो उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, तो ये सारी चीज़ें कर दीजिए आप। अगला है जो कर्ट लेविन ने दिया था फोर्स फील्ड एनालिसिस। इसमें किन दो शक्तियों के बीच संतुलन का अध्ययन किया था? तो जो प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, जो अवरोधक शक्तियाँ होती हैं, उनके बीच में जो संतुलन की बात कही थी कर्ट लेविन ने फोर्स फील्ड एनालिसिस में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है फोर्स फील्ड एनालिसिस किसने दिया था? तो कर्ट लेविन ने दिया था, याद रखना। अगला है संगठनात्मक विकास, जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भैया इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग से संगठन की कार्य संस्कृति, अनुकूलनशीलता और समग्र प्रभावशीलता में सुनियोजित और दीर्घकालिक सुधार कर देना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसमें कोई क्षणिक आप बदलाव नहीं करेंगे कि आज हमने एक मशीन लगाई कल उसको उखाड़ के फेंक देंगे। एक मशीन हमने संगठन में लगाई है तो वो कम से कम चले 5-10 साल चले, मतलब हमेशा एक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए संगठन में जो बदलाव किए जाएंगे वो किए जाएंगे। ठीक है, जो डेवलपमेंट के लिए बदलाव किए जाएंगे वो लॉन्ग टर्म की प्लान करके किए जाएंगे। ठीक, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है बेंचमार्किंग तकनीक का प्रबंधन में क्या है भैया? तो बेंचमार्क एक सेट कर लेते हैं ना, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं अपन, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं अपने उपयोग की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के प्रदर्शन मानक और कार्य प्रणालियों से अपनी प्रक्रियाओं की तुलना करके निरंतर सुधार करना। जैसे आप अपनी तुलना किससे करते हैं? आप पढ़ते हैं तो आप टॉपर से तुलना करते हैं कि 200 में हम कम से कम नहीं तो 180-190 नंबर लाएंगे, तब हमको असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिल जाएगी। यही है ना भैया, आप सर्वश्रेष्ठ के साथ हमेशा तुलना करिए। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, हर जगह ये लागू होता है। सर्वश्रेष्ठ से तुलना करेंगे तो आप उसकी जैसा बनने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर सुधार होता जाएगा, यही कहना है इसका। अगला है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की अवधारणा किसने दी थी? हैमर ने दी थी। हैमर के साथ जेम्स चैम्पी भी थी। ठीक है, इसमें क्या था, मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना उसको जो है अलग कर दीजिए और या तो उसमें सुधार कर दीजिए। ठीक, अगला है बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया कि जापानी प्रबंधन तकनीक है काइजेन। काइजेन एक जापानी प्रबंधन तकनीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई बेहतरी के लिए निरंतर और क्रमिक सुधार। मतलब जो चेंज आप कर रहे हैं वो अच्छे के लिए चेंज कर रहे हैं, उसको काइज़न कहा जाता है। ठीक है, तो अच्छे के लिए अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसको काइज़न कहा जाता है। काई मतलब होता है अच्छे के लिए और जेन मतलब होता है सुधार करना। तो अच्छे के लिए सुधार करना ही काइज़न है। काइज़न याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, काई का मतलब होता है सॉरी बदलाव करना और जेन का मतलब होता है अच्छे के लिए। तो अच्छे के लिए सुधार करना ही काइज़न है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया। सिक्स सिग्मा टेक्निक जो होता है ये आंकड़ों पर विश्लेषण किया जाता है इसमें, सिक्स सिग्मा टेक्निक में। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना। गुणवत्ता नियंत्रण तकनीक में प्रति 10 लाख अवसरों, मतलब प्रति 10 लाख जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें अधिकतम कितनी त्रुटि होने की अनुमति होती है? तो बहुत कम 3.4 त्रुटि होने की अनुमति होती है। डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, DPMO 3.4 DPMO होती है त्रुटि के लिए। मतलब बड़ा ही जो है जेन्यून होता है ये सिक्स सिग्मा टेक्निक। ठीक है, मतलब मोटोरोला और जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था सिक्स सिग्मा टेक्निक। ये 99.99966% तक एक्यूरेट होता है ये लक्ष्य निर्धारण करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा लंबा वीडियो हो गया। सिक्स सिग्मा की सुधारात्मक पद्धति जो होती है DMAIC, इसका सही नाम क्या है? तो D से होता है डिफाइन, M से होता है मेज़र, A से होता है एनालाइज, I से होता है इम्प्रूव और C से होता है कंट्रोल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिक्स सिग्मा टेक्निक से है ये। ठीक, तो एक बार फिर बोलना चाहूँगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डेली इसकी जो है वीडियो मिलेगी, PDF आपको भी मिलती रहेगी।
और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। और अगर आपको पेड PDF चाहिए तो 7999935202 पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको पेड PDF मिल जाएगी बेहतरीन। मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।